नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अनुसंधान कार्य की प्रस्तावित रूपरेखा। तो पहला है शोध रूपरेखा का प्रारूप, फिर है नेक्स्ट है हमारा शोध रूपरेखा लेखन, थर्ड है शोध रूपरेखा का मूल्यांकन हेतु मापदंड। तो पिछली समय की कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, कल मैंने ऑनलाइन कक्षा में भी बताया था कि किस प्रकार से हमें सिनॉप्सिस तैयार करनी है, किस प्रकार से हम रूपरेखा बनाते हैं और क्या क्या प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है करके। तो उस दिन मैंने आपको प्रारूप के बहुत सारे प्रकार बताए थे, पॉइंट बताए थे। आज उसी को मैं विस्तार से फिर से आगे बता रही हूँ। तो पहला पॉइंट आता है नवीन शब्दों की परिभाषाएं। तब हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से नए शब्दों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। तो एक शब्द विभिन्न परिस्थितियों के विषयों में प्रयोग करने से भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, अर्थात शोध कार्य में जो प्रमुख शब्दावली प्रयुक्त की जाए उसकी परिभाषा या अर्थ आवश्यक लिखना चाहिए, तभी रूपरेखा के स्वरूप और महत्व का बोधगम्य किया जा सकता है। तो शोध की व्यवहारिकता में सहायता मिलती है। मतलब कुछ हो सकते हैं जैसे कठिन शब्द आते हैं तो उसके कुछ और विभिन्न शब्दों को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दावली से और भी सरल और सहज हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे थीसिस को पढ़ रहा है तो उसे आसानी से उस शब्दों का अर्थ का ज्ञान हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है शोध की अवधारणाएं। यहाँ पर उन अवधारणा का उल्लेख किया जाना चाहिए जो अध्याय से आधारित हो करके। फिर नेक्स्ट आता है उपकरण तथा तकनीकी। इसके अंतर्गत आंकड़े प्राप्त करने के लिए किन उपकरणों का चुनाव करना है, स्पष्ट करना है, या यदि उपकरण उपलब्ध नहीं है तो उस निर्माण किस विधि से करा जाता है, यदि है तो उसकी विश्वसनीयता और वैधता आदि की जांच किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसको स्पष्ट करना होता है। तो जैसे कि इसमें हम निरीक्षण प्रविधि आता है, परीक्षण मापन आता है, सांख्यिकी प्रविधि आदि। तो शोधकर्ता के इन प्रविधि का उल्लेख हम रूपरेखा में करते हैं। मतलब हम इसमें कौन से टूल्स और टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं जिससे हम अपने निरीक्षण कर सकते हैं और परिणाम का हम मापन कर सकते हैं। या सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सारी विधियों का हम प्रयोग करके अपना हम शोध का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सांख्यिकी तकनीकी। इसके इस शीर्षक के अंतर्गत हम सांख्यिकी प्रविधि का वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट है फिर हम सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत सांख्यिकी प्रविधि का वर्णन किया जाता है जिसके आधार पर हम प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संदर्भ सूची। तो संदर्भ सूची रूपरेखा का एक प्रमुख अंग है। इसके बाद शोध से संबंधित हमें पुस्तकें तथा संदर्भ की सूची भी दी जानी चाहिए जिससे शोध सामग्री के शोध का बोध होता है। मूल्यांकन में यह भी पता चलता है कि शोधकर्ता की समुचित सामग्री का अध्ययन क्या है और अधिक महत्वपूर्ण और संबंधित पुस्तकों को हम संदर्भ सूची में देना चाहिए, क्योंकि यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हम कहीं से कुछ चीज़ को अगर ले रहे हैं लाइन को, तो यह हमें संदर्भ सूची हमें रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट फिर आता है संभावित शोध प्रबंध की विषय सूची। तो शोध रूपरेखा के अंत में एक संभावित शोध प्रबंध की विषय सूची भी उल्लेखनीय करना चाहिए जिससे शोधकर्ता को जो क्रियाएं करनी है उसके संबंध में पूर्ण जानकारी रहती है और शोध उपाधि समिति को मूल्यांकन में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को हम रूपरेखा में रखते हैं अपने, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रख कर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि शोध रूपरेखा लेखन क्या होता है। तो शोध रूपरेखा लेखन हम अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं में भी अपने तैयार कर सकती हैं, जो जैसी भाषा का प्रयोग करता है वैसे। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो रूपरेखा में हमें हमारी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। रूपरेखा का प्रारूप वैज्ञानिक होना चाहिए। अन्य पुरुष में वाक्यों का लिखा होना चाहिए। वर्तमान एवं भविष्य काल में वाक्यों को लिखा रहना चाहिए और शोध प्रबंध के कागज पर रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है, जैसे हम किस फॉन्ट में बनाना है, कैसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर अपने रूपरेखा का शोध रूपरेखा के फिर मूल्यांकन हेतु मापदंड क्या क्या होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से आप करेंगे तो इसके मूल्यांकन के लिए अलग अलग मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी जाएंगे तो उसकी रूपरेखा या उनके कार्यों का क्या क्या किस प्रकार से संस्था क्या बोलता है तो उसके अनुरूप ही हमें कार्य करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है कि भारतीय परिस्थिति में हम देखते हैं कि
शोध कार्य का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। हमारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे भारतीय हम हमारे के हैं, तो हम उसका वहाँ उपयोग होना चाहिए। तो शोध कार्य द्वारा नेक्स्ट आता है, शोध कार्य द्वारा महत्वपूर्ण नवीन ज्ञान के योगदान की संभावना होनी चाहिए। मतलब हम नवीन ज्ञान के योगदान हम दे, वहाँ पर नवीन चीज़ों को हम दे किसी समाज को। फिर नेक्स्ट आता है, शोध कार्य द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनकी व्यवहारिकता से वर्तमान परिस्थिति में सुधार तथा विकास की संभावना होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि शोध की विधि या प्रक्रिया का प्रारूप समुचित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, शोध कार्य को पूरा करने में हमें समय ध्यान शक्ति के अनुरूप शोध कार्य की क्षमता होनी चाहिए और शोधकर्ता के लिए समुचित साधन उपलब्ध होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, शोध का न्यायादर्श भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे आंकड़ों को हम सुगमता या सरलता से एकत्रित किया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए समुचित सांख्यिकी प्रविधि भी उपलब्ध होनी चाहिए। शोधकर्ता भी उस कार्य को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे मापदंड बनाए जिसके अनुसार हमें रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से होना चाहिए, मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने शोध की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।